मिलें और आपको आपके इन 12 क्लासेस के टेस्ट के आधार पे आप पास या फेल होंगे। आई एम श्योर 100% लोग पास होंगे और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा एंड दैट इज अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। यानी कि आपने पूरा कुछ समझ लिया और आपने पूरा कुछ लर्न कर लिया और अब आप इस काबिल हैं कि आप किसी को आप ये सलाह दे सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सोशली इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। पहले तो पर्सनली यूज़ करेंगे खुद के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। अगर तो बेनिफिट मिला आपको तो इसको सोशली यूज़ करेंगे। बेनिफिट मिला आपको, आप चाहें तो इसको प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब यू कैन चार्ज मनी इफ यू वांट। आपका ये फुल टाइम या पार्ट टाइम या प्रोफेशन भी बना सकते हैं, जैसे मेरा है। और इन टेक्निक्स को जो आपने सीखा अपने मन मुताबिक जैसा आप चाहें वैसा यूज़ करने के लिए यू आर फ्री टू डू इट, राइट। आप उसके लिए पूरी तरह आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। और जितना ज़्यादा इसको लोगों तक पहुंचाएंगे मुझे लगता है उतना अच्छा रहेगा। चाहे वो पहुंचाने का आपका तरीका कुछ भी रहे, दैट इज अप टू यू। उसको किस अपने छोटे छोटे वीडियोस बना के पहुंचा रहे हैं। अभी जो आपने सीखा पिछले 12 क्लासेस में, ये सारे टेक्निक्स आपको आता है, सिर्फ आपको पता है। लेकिन इन टेक्निक्स को अगर आप चाहें छोटे छोटे 12 मिनट 10 मिनट के 5 मिनट के एपिसोड बना के अपने सोशल मीडिया में अगर आप डालेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को पता चलेगा दैट यू आर ए सर्टिफाइड इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिशनर या एक्सपर्ट। तो इससे ये होगा कि लोग आपके पास मदद के लिए आएंगे, तो आपको मौका मिलेगा अपने ये जो टेक्निक सीखा ये लोगों तक पहुंचाने का। और जब वो ठीक होंगे तो उस प्रोसेस में भी वो फीडबैक देंगे, तो आपको इनकी इफेक्टिवनेस और अच्छी तरह से पता चलेगी। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली भी आपके लिए भी अच्छा है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप इन टेक्निक्स को का प्रचार करें, उससे आपका प्रचार होगा कि लोग आपके पास आएंगे पूछने के लिए। तो इस तरह से कोई ना कोई आपको, आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई ना कोई आपको हथियार या मार्केटिंग टूल, तो सबसे अच्छा हथियार तो सोशल मीडिया ही है। अपने वीडियोस फेसबुक में, यूट्यूब में डालिए, जो भी टेक्निक आपने सीखा इनमें से जो भी आप टेक्निक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसको डालिए। और ऑनलाइन में 3 महीने में जो भी मुझे लगता था कि ये बेस्ट हो सकता है, बेस्ट वे आसानी से आप तक टेक्निक पहुंचाना, वो हमने पूरी कोशिश की। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से अधिकतर लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं और ये सारे टेक्निक्स भी आप किसी न किसी और कोर्स में भी आपने सीखा, हमारे वीडियोस, हमारे बुक्स के थ्रू सीखा। लेकिन अब जो आपने सीखा ये मोस्ट अपडेटेड फॉर्म है, राइट। हर चीज को अपडेट करके मोस्ट अपडेटेड फॉर्म तक आप पहुंचे हैं। तो खैर जो एक राउंड रह गया, दैट इज क्वेश्चन आंसर राउंड, जो अभी होने वाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाखा कश्यप, बीएमएस एमडी पंचकर्मा। आज इस सेशन में आपकी जो भी पंचकर्मा रिलेटेड क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करूंगी। अभी तक जो सेशंस हुए हैं उसमें जो हमने आपकी क्वेरीज को रिसीव किया है उनके 1 बाय 1 आंसर्स हम आपको देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि ड्राई आइज के लिए हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ड्राई आइज की ट्रीटमेंट से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्राई आइज का रीजन क्या है। ड्राई आइज का रीजन ये होता है कि जो हमारी आइज की जो कोटिंग होती है, ठीक है, उसमें अगर वो अच्छे से ना बन पाए, है ना, जो हीलिंग कोटिंग होती है आइस की, अगर वो अच्छे से ना बन पाए, ठीक है, तो उसकी वजह से लैक्रिमेशन होता है या जो उसका न्यूट्रिशियस लैक्रिमेशन मतलब पानी जो होता है, अगर वो ढंग से ना मिल पाए तो ड्राई आइस होने का कारण है। ड्राई आइस जब होता है तो उसकी वजह से हमें ईचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होता है, विजन जो है हमारा देखने की जो प्रतिक्रिया होती है वो धुंधली हो जाती है, आंखों में हैवीनेस लगता है, बहुत थकान लगती है, लाइट को सहन करना हमें अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे, और अगर हम बहुत ज्यादा ईचिंग करते हैं तो रेडनेस हो जाती है। ये ड्राई आइस के कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो अगर ड्राई आइस हो तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अक्षय तर्पण, ये जो है हमारे पंचकर्मा की जो एक क्रिया बता रखी है अक्षय तर्पण, वो कर सकते हैं। उसके लिए आप त्रिफला घी या माँ त्रिफला घृत का यूज कर सकते हैं। क्योंकि आंखों के लिए तेल का यूज नहीं बताया गया है, क्योंकि तेल तीक्ष्ण होने से हमारे आइस को हार्म कर सकता है, इसलिए आंखों के लिए घी का यूज बताया गया। बट वो घी भी आपको किसी मेडिकेशन से सिद्ध करना होता है। अदर देन दैट आप उसमें नस्यम कर सकते हैं। नस्यम के लिए आप शीरबला तेल का उपयोग करेंगे और शिरोपीछे के लिए शीरबला तेल का ही उपयोग करेंगे। जो नस्यम के लिए आप शीरबला तेल यूज करेंगे वो शीरबला तेल 101 करके जो आता है आप उसका प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग एक गलती करते हैं कि जब ड्राई आइज होती है तो हम प्रक्षालन, अक्षय प्रक्षालन मींस आई वॉश रिकमेंड करते हैं, जो कि और ज्यादा ड्राइनेस का रीजन हो सकता है। या हम लोग अंजन करते हैं, मींस टाइप ऑफ मेडिकेटेड काजल जो है उसको यूज करते हैं, जो भी ड्राई आइज के लिए अच्छा नहीं है, वो उसको और ड्राई कर सकता है। इसलिए हमें वात बढ़ा हुआ है, मींस ड्राइनेस ज्यादा है तो उसको स्निग्ध चिकित्सा देनी चाहिए, इसलिए हम लोग तर्पण, नस्यम, शिरोपीछू करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन था कि रेटिनोपैथी जो होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जानना ये चाहिए कि रेटिनोपैथी जो होता है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेटिनोपैथी इज मेंशन्ड इन द जो हमारे टेक्स्ट में मेंशन है। बट रेटिनोपैथी डायबिटीज के कारण भी हो सकता है, या हमारा जो नॉर्मल बाय बर्थ या आफ्टर सम एजेस रेटिना में प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन ना मिल पाए, प्रॉपर नर्व सप्लाई ना मिल पाए, नॉर्मल जो वहाँ का ब्लड वेसल है वो अच्छे से काम ना कर पाए, तो तब ये होता है। इसमें भी क्या होता है कि विजन जो है वो ब्लड हो सकता है, मतलब धुंधला हो सकता है, या हमें जो अक्षर है वो बहुत ज्यादा डबल मतलब डबलिंग दिखाई दे सकती है, या हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने फ्लोटर्स कुछ चल रहा है, इस तरीके से फील हो सकता है। अगेन रेडनेस हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, या जो हमारा पेरिफेरल विजन है वो भी कम हो सकता है। तो इन दिस केस आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड अगर जितने भी प्रकार की रेटिनोपैथीज हमारे इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें अंजन वही टाइप ऑफ काजल, जो मेडिकेटेड काजल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब वो यूज कर लिया उसके बाद आपको उसका आइस यूज करने के बाद त्रिफला मुलेठी का काढ़ा बनाकर उससे अक्षय का प्रक्षालन करना होता है, आइस वॉश करना होता है। जब आप अंजन लगा ले उसके बाद आप ट्राई करें कि पेशेंट को बोले आइस को ओपन करें, क्लोज करें, ओपन करें, क्लोज करें। आफ्टर 5-10 मिनट्स आप उसको त्रिफला जो क्लॉथ है, ल्यूकोन त्रिफला क्लॉथ से आप उसको वॉश कर सकते हैं। आइस के ऊपर डालकर उसको वॉश कर लें।
सेकंड आप करोगे कि नसम अगेन शेरबाला 101 जो है उससे करेंगे और साइमल्टेनियसली जब वो हो जाए तो आप कवल गंडोज के लिए आप सेंधा नमक का पानी जो कि ल्यूकवार्म हो वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके बाद शिरोभ्यंगम फॉलोड बाय शिरोपीछू मींस पहले अच्छे से हेड मसाज करने के बाद आपका जो शिरोपीछू होता है वो थेरेपी कर सकते हैं विद शेरबाला तेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दैट इज ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन कि हम हाइपरटेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हाइपरटेंशन के लिए जैसे कि हमारी ग्रेड थेरेपी है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन जो कि सबसे श्रेष्ठ बताया गया है वो कर सकते हैं। अदर देन दैट सबसे उसके बाद आप शिरोपीछू कर सकते हो या नसम भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए सबसे पहले ये है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है दैट इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन प्लस एन ऑटोइम्यून। सो इन दैट केस आपने बहुत सारी चीजें नोटिस की होगी, इट्स नॉट इन द बहुत ज्यादा एज ग्रुप में, बट क्या होता है कि ये मीडियोकर एज या कुछ अबव 18 की एज में भी मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट में स्वेलिंग हो जाता है, जॉइंट में टेंडरनेस हो जाती है, सुबह उठते तो हाथ पैर आपके जकड़े हुए होते हैं, और जब आप या बहुत टाइम तक आप बैठे हो कोई एक्टिविटी नहीं किए तो वो जकड़ जाते हैं, यू हैव अ प्रॉब्लम विद द मूवमेंट, ये सारी चीजें उसमें रहती है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, रुक्ष पोटली जो कि सिखाया गया है कि आप सेंधा नमक या फिर बालू का यूज कर सकते हैं, या उसमें थोड़ा ज्वाइन वगैरह मेथी सीड डाल के एक पोटली बनाकर आप वो यूज कर सकते हो, या परिशेक यूज कर सकते हो कि एक मेडिकेटेड काढ़ा बना के उसको बॉडी में पोर करना है। अदर देन दैट इसके बाद आप अभ्यंगम कर सकते हो जब आपका ड्राई थेरेपी हो जाए। आफ्टर दैट आप अभ्यंगम कोई भी मेडिकेटेड तेल, अगर आपके पास कोई भी तेल नहीं है तो बेस ऑफ एवरी तेल इज आइदर द कोकोनट और द सेसमी ऑयल, तो आप इन दोनों में से भी कोई और यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप अभ्यंगम के लिए आप यूज कर सकते हैं महामाश तेल, नॉर्मल बलश्वगंधा तेल, नारायण तेल, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। और उसके बाद अगर आप माता बस्ती, आपका पेशेंट फिजिबल है, माता बस्ती मींस अ टाइप ऑफ मेडिकेटेड एंशिएंट एनिमा जो बताया गया है जिसमें हम तेल का प्रयोग करते हैं, तो वो आप कर सकते हो। पेशेंट के अकॉर्डिंग आप उसका डोज डिसाइड कर सकते हैं, नहीं तो मिनिमम 60 ml से आप शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है पेशेंट का बल अच्छा है तो डेली बेसिस पे यू कैन इंक्रीज इट बाय 10 to 15 ml। माता बस्ती के लिए अगर वाटर डिसऑर्डर कुछ रहता है तो आप डशमूल जो तेल रहता है उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रोज की ड्रग्स दैट टू बी यूज्ड फॉर थेरेपीज। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि स्पेसिफिक ड्रग्स हमें बताया जाए जो थेरेपीज के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले आयुर्वेदा में और पंचकर्मा में बहुत सारे ड्रग्स का उपयोग बताया गया है। जब भी आपको ड्रग्स यूज करना है तो उसके लिए अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सेसमी ऑयल एज द बेस ऑफ एवरी ऑयल यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी, आप हमारी जो ऑनलाइन वेबसाइट है www.bishnu.com/पंचकर्मा करके आप डालोगे तो वहां पे आपको किसी भी जो भी आप थेरेपी लेना उस थेरेपी के नाम से आपको वहां पे ड्रग प्रोवाइड हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। बट अगर आप अपने नियर बाय सराउंडिंग से लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्स दिया है। ड्रग्स जो है वो एज ए पेस्ट अगर आप यूज करो तो उसमें ड्राई ड्रग भी यूज कर सकते हैं जो सूखा हुआ रॉ होता है, या फ्रेश लीव्स का भी उपयोग कर सकते हैं। नसम के लिए भी आप फ्रेश लीव्स का एज ए जूस निकाल के, स्वरस निकाल के उसका उपयोग कर सकते हैं, या जो ड्राई ड्रग है उसका आप काढ़ा बना के यूज कर सकते हो, या ड्राई ड्रग का ऑयल बनाकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है कि उद्वर्तन अगर हो तो कोलकुथादी पाउडर, त्रिफला पाउडर, कोटम चुकादी पाउडर, मुलेठी पाउडर, इसका उपयोग कीजिए। शिरोपीछू है तो शेरबाला ऑयल, जो ब्राह्मी ऑयल होता है, जो धानवंतरम ऑयल होता है उसका उपयोग कीजिए। नसम है तो अगेन शेरबाला तेल 101 करके जो आता है वो यूज करेंगे। आनु तेल यूज कर सकते हैं, शतबिंदु तेल या दुर्वा स्वरस। दुर्वा स्वरस मेनली आप यूज करते हैं जब ब्लीडिंग हो। इफ यू फाउंड कि बॉडी से अपर या लोअर रूट से कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो दुर्वा स्वरस आप नसम या फिर ओरल कंजम्पशन के लिए भी दे सकते हैं। शतबिंदु तेल जो है काइंड ऑफ अ शोधन नस्य बताया गया है। कर्णपूरन जो है उसमें आप बेल तेल, दीपिका तेल या शेरबाला तेल 101 अगेन यूज कर सकते हैं। कोई लोकलाइज पीछू करना है, चाहे वो जानू पीछू हो, ग्रीवा पीछू हो, कटी पीछू हो, पृष्ठ पीछू हो या अभ्यंगम हो, इन दैट केस महानारायण तेल, महामाश तेल, सचरादी तेल, कोठम चुकादी तेल का उपयोग कर सकते हैं। लेपम, कहीं पे आपको लोकलाइज पेस्ट का उपयोग करना है तो आप ड्राई हर्ब्स है उसका पेस्ट बना लें, या फिर अगर आपके पास फ्रेश लीव्स हैं, फ्रेश हर्ब्स है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर ड्राई है तो त्रिफला चूर्ण, मुलेठी चूर्ण, हरिद्र चूर्ण, मंजिष्ठा चूर्ण, बलामूल, एरनमूल एंड दशमूल। दशमूल चूर्ण जो है वो 10 जो ड्रग्स होता है उसको उसमें डालकर फिर आप उसको उपयोग करते हैं। अगर आपके पास की सारी ड्रग्स अवेलेबल नहीं हो पाते तो मैक्सिमम जितना हो पाए आप उतना यूज कर सकते हैं। टर्बल एंड गंडोश के लिए आप त्रिफला का पाउडर, मुलेठी का पाउडर, सेंधव पाउडर या इरेमेदादी ऑयल आता है जिससे आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो, माउथ अल्सरेशन हो जाए, या फिर आप सेंधवादी लवण भी आता है वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे फिर आता है हृदय पिछू के लिए आप अर्जुना तेल, बाला तेल, बल अश्वगंधा तेल का उपयोग कर सकते हैं। फिर आया था कि पंचकर्मा क्या क्या दें अगर कोई पार्किंसन का पेशेंट है। तो सबसे पहले जो पार्किंसन है वो समझिए कि वो एक न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम का अगर डिसऑर्डर होता है तो आपको पार्किंसन होता है। तो पार्किंसन में आप देखते हैं कि आपको ट्रेमर्स आता है, आपकी बॉडी जो है वो स्लो मूवमेंट करती है, आप चलने में जो आपका गेट है, मतलब जो चलने की आप जब से चलते हो तो उसमें इम्बैलेंस होता है, आप चल नहीं पाते हो, आप एक तरफ को आपकी बॉडी जो है टिल्ट हो जाती है, आपकी मसल जो है वो स्टिफ हो जाती है, आप च्यू करना चाहते हो प्रॉपर च्यू नहीं कर पाते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो बहुत क्विकली बोलते हो या बहुत स्लो बोलते हो, या आपसे स्लर स्पीच ऐसा बोलते भी अगर कुछ हो तो वो अगले को समझ नहीं आता। तो ये कुछ पार्किंसंस के जो सिम्टम्स है वो है। तो इन दिस केस आप नस्सिम कर सकते हैं, अगेन शीरबाला से कीजिए, कर सकते हैं अभ्यंगम करना क्योंकि आपका उस टाइम पे जो स्ट्रेंथ है वो बहुत वीक हो जाता है, मस्कुलर स्पाजम होता है, और बला तेल उस टाइम पे यूज कर सकते हैं या अश्वगंधा तेल का उपयोग कर सकते हैं। माता बस्ती अगर पेशेंट ले सकता है तो माता बस्ती भी बहुत अच्छा है, आप माता बस्ती उनको दशमूल से दे सकते हैं या बला तेल से दे दीजिए। और अगर आपको लगता है पेशेंट में कहीं बर्निंग हो रहा है, कई बार पेशेंट में बर्निंग होता है इंटरनल, तो इन दैट केस आप चंदन बला लक्षादी तेल का भी उपयोग कर सकते हैं, और शिरोपीछू आप शेरबाला तेल या ब्राह्मी तेल से करवा सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि मोस्टली कोई उनका पेशेंट है जिनमें बीपी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है और
क्या कर सकते हैं अगर लो बीपी हो? सबसे पहले अगर बीपी फ्लक्चुएट होता है तो आपको मॉर्निंग इवनिंग का बीपी दोनों मेजर करना चाहिए कि आपको पता हो कि किस टाइम पे फ्लक्चुएशंस मिलती हैं या किस टाइम पे सिम्पटम्स अपीयर होते हैं। सेकंड, अगर हाई बीपी है तो आप उस केस में शिरोपीचू करवा सकते हैं या फिर लोअर लेग ऑटोड इमोशन थेरेपी करवा सकते हैं। और अगर लो बीपी है तो आप लेग एलिवेशन की कर सकते हैं। अगर आप कार्डियक पेशेंट नहीं है तो लेग एलिवेशन कर सकते हैं या फिर आप फुल बॉडी में अभ्यंगम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फुल बॉडी में अभ्यंगम नहीं पॉसिबल तो हैंड्स एंड फुट मसाज मींस नी के बिलो एंड शोल्डर से हैंड तक आप अच्छे से ऑयल से मसाज कर लीजिए। अगर आपके पास कोई ऑयल नहीं है, सेसमी ऑयल यूज कीजिए, मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि पेशेंट विद जीबी स्टोन मींस गॉल ब्लैडर स्टोन है पेशेंट को विद एसोसिएटेड डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। इन दैट केस सबसे पहले तो जीबी स्टोन का है तो लोकलाइज कोई पेन है, लोकलाइज कोई स्वेलिंग है, एसोसिएटेडली कोई एसिडिटी इशू या रिफ्लक्स इशू है, इंडाइजेस्टिव इशू है, इन चीजों को फोकस कीजिए। डायबिटीज है तो डायबिटीज के साथ पेशेंट का कोई वेट लॉस हुआ है या पेशेंट जो है वो ओबेस है, इसको ध्यान दीजिए। और हाइपरटेंशन है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग बीपी मैटर्स। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, उदरलेपम करवा सकते हैं जिसमें आप त्रिफला चूर्ण, दशमूल चूर्ण, भूमि आमलकी, गौक्षुर का मुस्ता इनका यूज कर सकते हैं। शिरोपीचू के लगे शेर वाला ऑयल का यूज कर सकते हैं। एंड इन केस अगर इनके सब कंडीशन है और पेशेंट ओबेस भी है तो आप उद्वर्तन का भी प्रयोग कर सकते हैं। उद्वर्तन के लिए अगेन त्रिफला पाउडर, कोलकुरथादी पाउडर, कोटम चुकादी, हरिद्रा पाउडर, मुलेठी दिस मुस्ता पाउडर, ये सब आप यूज कर सकते हैं। The other question was कि anatomical defect है, along with that anatomical defect and structural defects है body में, but उसके साथ साथ उनको cardiac issue भी है, disc bulging है, knee gap है, arthritis है। तो इन दिस केस आपको मल्टीपल, अगर आपको पंचकर्मा की तरफ जाना है तो आपको मल्टीपल थेरेपीज करवानी पड़ेगी, बट वो सिस्टमेटिक वे से करवा सकते हो। सबसे पहले कारण इसका ढूंढना है कि अगर ये सारी चीजें तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वात एग्रीवेटेड है, वाता दोषा जो है वो एग्रीवेटेड है, उसको आपको बैलेंस करने के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो बैलेंसिंग के लिए अदर दोषास आल्सो मैंडेटरी टू बैलेंस ऑफ। तो सबसे पहले आपको बालू का स्वेदन करना है जो आप 7 से 10 दिन तक करेंगे, जो कि जो आपकी अमावस्था है मीन्स उसको कम करेगा। उसके बाद आप अभ्यंगम कर सकते हैं पेंडितैलम से। कार्डियक इशू है तो हृदय पीछू कर सकते हैं। नी इशू है तो आप जानु पीछू कर सकते हैं। बैक का इशू है तो पृष्ठ पीछू कर सकते हैं और मातावस्थी दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर आपसे लोकलाइज पीछू नहीं हो पा रहा है तो आप अभ्यंगम भी करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, बट हृदय के लिए हृदय पीछू करवाना बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन था कि पेशेंट विद क्रॉनिक नेक पेन, बैक एक एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो अगेन जब भी कोई पेन या स्टिफनेस होता है बॉडी में तो कहीं ना कहीं आमावस्था होती है, मींस आपके जो बॉडी के दोष होते हैं वो एक ही जगह इकट्ठे होने पर ज्यादा दिक्कतें करते हैं। तो इन दैट केस आप अगेन बालू का स्वेदन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोकलाइज थेरेपीज करवाएंगे जो कि फॉलोड बाय अभ्यंगम, मींस लोकलाइज पीछू करवा सकते हैं एंड अभ्यंगम फुल बॉडी इज मैंडेटरी। प्लस नसम भी आप इस चीज के लिए करवाएंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। आपका स्वागत है इस क्वेश्चन आंसर राउंड में। आप CIM सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन के ट्रेनिंग के अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं और इस क्वेश्चन आंसर के बाद जो रह जाएगा वो है आपके टेस्ट। उसकी बात हम करेंगे और उसके आगे क्या करना है, आगे का रास्ता क्या होगा उसकी बात भी करेंगे। लाइफ लॉन्ग किस तरह से हमसे जुड़ेंगे, किस तरह से आपका कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन होता रहेगा वो सब हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके कुछ सवाल जो है जो हमने कलेक्ट किए हैं वो ले लेते हैं। इनमें से काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो कि एक ही तरह के सवाल अलग अलग पार्टिसिपेंट ने पूछे हैं तो उनको हमने क्लब कर लिया है। नंबर 1, नंबर 2 आप में से कुछ ऐसे सवाल हैं जो जिनके जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ लेकिन वो इट सीम्स टू बी रिपीटेड क्वेश्चन, और कुछ बहुत ही पर्सनलाइज सवाल है जो कि स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पेशेंट, तो उस तरह के सवाल को हमने अवॉइड किया है। और लेकिन ओवरऑल हमने कोशिश की है कि हर तरह के जवाब जो एक नॉर्मली आपको चाहिए होते हैं वो सब मिल जाए। शुरू करते हैं। अमित जोशी आपका सवाल है, as you told in your lecture that you can discuss the question on this number, my question is how to give DIP diet to the children and those who don't have tooth to chew, how can they take it, and those who have gas problem in raw salad, how to take it। देखिए अगर raw खाने के बाद गैस एसिडिटी होता है यानी कि उनको steamed DIP diet देना है, steamed DIP diet नंबर 1। नंबर 2 जिनके दांत नहीं है जैसे ओरल कैंसर के पेशेंट या दिक्कत है उनको सॉफ्ट DIP diet देना है नंबर 2। नंबर 3 जो छोटे बच्चे हैं 10 साल तक के उनके DIP diet के फॉर्मूले में into 2 हो जाएगा यानी कि ब्रेकफास्ट बॉडी वेट into 10 की जगह into 20 हो जाएगा। लंच में जो सलाद का पोर्शन है प्लेट 1 into 5 की जगह into 10 हो जाएगा। तो दैट इज हाउ इट इज। और 10 से 17 साल जबकि ग्रोइंग जब तक रहता है तब तक के लिए वो into 1.5 यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट बॉडी वेट into 10 की जगह बॉडी वेट into 15। सिमिलरली इस तरह से ये फॉर्मूला इस किताब में दिया हुआ है। ये किताब भी आप तक पहुंच गई होगी या पहुंचने वाली होगी विच इज पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसमें वो लिखित में सारे स्लाइड्स हैं, जितने भी स्लाइड्स आपने देखे दो स्लाइड्स देयर इन द बुक विच विल बी डिलीवर्ड टू यू। आगे चलते हैं। गुरमीत गिल आपका सवाल है, व्हाट शुड द पीपल टेक हु हैव डेफिशिएंसी इन विटामिन B12, कैल्शियम एंड विटामिन डी। देखिए यहाँ पे समझना होगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो सनलाइट में जाइए 15 मिनट 20 मिनट रोज रहिए, नंबर 1 हो सके तो ज्यादा रहिए। नंबर 2 विटामिन B12 जो लोग DIP डाइट पे रहते हैं सालों साल, हम तो ऐसे पेशेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, वन ऑफ देम इज इंक्लूडिंग मी। मैं इट इज मोर देन 15 ईयर्स 17 ईयर्स आई हैव बीन स्टडीली ऑन DIP डाइट और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमने नहीं पाई किसी भी हमारे पेशेंट तो नहीं बोल सकते, पार्ट्स में नहीं बोल सकते, हमारे फॉलोअर बोल सकते हैं जो DIP डाइट को फॉलो कर रहे हैं और सालों साल से फॉलो कर रहे हैं भारत में या भारत से बाहर। इनफैक्ट ऐसे ही एक पेशेंट का मैंने
टेस्टिमोनियल वीडियो मलेशिया के, जिन्होंने 8 साल लगातार डीआईपी डाइट लिया और अभी 21 अगस्त को जब मेरा मलेशिया में ट्रेनिंग प्रोग्राम था तो वहाँ मिलना है, तो उन्होंने अपना टेस्टिमोनियल दिया। वो आपको मैं उसका लिंक भेज रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स Q&A रिसोर्सेज में जाके आप वो लिंक में जाके देख सकते हैं। तो विटामिन B12 की कमी नहीं होती, ना कैल्शियम की कमी होती है जो लोग डीआईपी डाइट पे रहते हैं। याद रखिए, अगर आपके दिमाग में ये बैठा दिया किसी ने कि विटामिन B12 तो प्लांट्स में होता ही नहीं है, लेकिन ये समझना होगा कि गाय जिसके दूध में विटामिन B12 है, गाय तो दूध पीता नहीं है, ना ही मांस मछली वगैरह कुछ खाता है, तो गाय का बॉडी विटामिन B12 कैसे बनाता है? जब आप रॉ खाते हैं तो रॉ जब खाते हैं तो रॉ चाहे कितना भी धो लें, उसके आउटर लेयर में देयर इज सम फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो आपके पेट में जाता है और वही हेल्प करता है बॉडी को टू डेवलप विटामिन B12। आगे चलते हैं, अनुपा पॉल, हाउ टू रिड्यूस आर्थराइटिस थ्रू डीआईपी डाइट। स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट लीजिए, 1 महीने से 3 महीने में आर्थराइटिस ठीक हो ही जाता है, कंसिस्टेंटली हमने देखा है। बल्कि आप अगर मेरे फेसबुक से जुड़े हैं तो ऐसे ही एक पेशेंट का हमने रिव्यू दिया था इसी हफ्ते। वो ऐसे हजारों पेशेंट हैं, उनके टेस्टिमोनियल रिव्यू केस स्टडी डालते रहते हैं हमारे फेसबुक में, हमारे सोशल मीडिया में। ये भी मैं आपको Q&A रिसोर्सेज में वो लिंक दे दूंगा। आपका कनिष्का सरकार सवाल है, इफ द पेशेंट इज ऑन मेडिकेशन देन हाउ विल वी कंसल्ट देन विद द डीआईपी एज यू सेड दैट इफ द पेशेंट कंटिन्यू टू द मेडिसिन देन इट विल बैकफायर। देखिए, मान लो कोई डायबिटीज का पेशेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, दवाइयां ले रहा है और आप बोलते हैं डीआईपी डाइट लेना है, तो विदिन 24 आवर्स टू 48 आवर्स उसका ब्लड शुगर नीचे आएगा और दवाई अब भी लेंगे, उतना ही दवाई लेंगे तो ब्लड शुगर काफी ज्यादा नीचे आ जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ऐसे में उसको दवाई टेपर डाउन करना, इंसुलिन टेपर डाउन करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब ये बात समझनी पड़ेगी, जो मैंने अपनी ट्रेनिंग में समझाया आपको पहले भी, कि जो एलोपैथिक ड्रग्स है उनको टेपर डाउन वही कर सकता है जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं, तो या फिर पेशेंट खुद कर सकता है। तो आप पेशेंट को गाइडलाइन दे सकते हैं कि इससे ब्लड शुगर नीचे आएगा और आपको खुद ही ब्लड शुगर मेजर करना है और अकॉर्डिंगली इंसुलिन को दवाइयों का एडजस्ट करना है। और पेशेंट ऐसा करते ही हैं, आप गौर करेंगे जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट होता है तो वो रोज सेम अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन रोज का ब्लड शुगर कितना है, वो कितना खाया है, वो फास्टिंग में है या नहीं है, तो उसके बेसिस पर थोड़ा बहुत खुद ही एडजस्ट करते हैं। तो पेशेंट इज द राइट पर्सन टू एडजस्ट, वी कैन जस्ट सिंपली गाइड देम। You have said that there is no data to distinguish between diabetic person and normal person. Then, according to you, how can we know the cause out? There are so many person who have more than the standard glucose, but they are normal. देखिए, मैंने ये नहीं बोला कि कोई डेटा नहीं है, डेटा है और वो उसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, किताब का नाम है लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज, और ये किताब आप पढ़ेंगे तो ये किताब में पूरा डेटा दिया हुआ है, डेटा से भरा हुआ किताब है। ये किताब vishwarup.com/ebook में जाकर आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तन्मय मोहिंते, फैटी लिवर एंड कोलेस्ट्रॉल, व्हाट टाइप ऑफ डायबिटीज रिक्वायर्ड। पहली बात तो फैटी लिवर है या नहीं ये कैसे पता चला? अगर वो फाइब्रोस्कैन मशीन से पता चला तो याद रखिए, फाइब्रोस्कैन नाम नहीं, इसका नाम है फाइब्रोस्कैम। ये एक तरह का स्कैम है जहां पे फाइब्रोस्कैन मशीन के माध्यम से हर हेल्दी इंसान को फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस ये घोषित कर देते हैं, तो उनसे बच के रहना है। तो फैटी लिवर की जो डायग्नोसिस है ये मोस्टली फेक होती है। अगर आपकी लिवर में कोई दिक्कत है तो आपकी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, सिम्टम आपका पेट फूल जाएगा, आपकी आंखों में पीलापन आ जाएगा, आपका पेशाब पीले कलर का, लाल कलर का होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, वीकनेस होगी, हीमोग्लोबिन डाउन होने लगेगा। तो दीज आर द क्लासिक सिम्टम ऑफ लिवर फेलियर। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं है यानी कि आपका लिवर बराबर है। रहा सवाल कोलेस्ट्रॉल का, जो डीआईपी डाइट है वो 0 डेयरी एंड 0 एनिमल फूड डाइट है और आपको तो ये पता ही है कि प्लांट में कोई कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है, तो अगर आप डीआईपी डाइट पे हैं तो कोलेस्ट्रॉल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर चंद्रकांत एन खेरनर, your question is for a patient on DIP diet with low appetite, is it necessary that all the 3 meals, breakfast, lunch and dinner are necessary? देखिए, it is flexible. अगर लो एपिटाइट है तो खाने की क्वांटिटी कम कर सकते हैं और 3 बार लें तो अच्छा है, बट डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर सनसेट। एंड धीरे धीरे एपिटाइट बढ़ेगा तो खाना भी बढ़ेगा। आपका सवाल है, इज सेल्फ हीलिंग मॉडल ऑफ बॉडी वर्क्स ऑन द पेशेंट हु हैव अंडरगोन एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट बाईपास एंड डायबिटीज? डेफिनेटली यस, हर बार हमेशा काम करता है, डेफिनेटली ये काम करता है। इसके ऊपर मैंने पूरी किताब लिखी है, हार्ट माफिया। ये किताब आप पढ़ सकते हैं vishwarup.com/ebook में जाके। पार्था सारथी गोस्वामी, आपका सवाल है, आई एम ए ब्रेन ट्यूमर पेशेंट, ट्यूमर ऑपरेशन डन ऑन 10th of August 2023, देन आई हैव नो हेल्थ इश्यूज बट आई कांट अफोर्ड फॉर रिपीटेड एलोपैथिक ट्रीटमेंट। देखिए पार्था जी, आप खुशकिस्मत है कि ब्रेन के ट्यूमर की सर्जरी कर लिया, उस पर जिंदा भी है और जिंदा है और अपने होश में है और सब कुछ ठीक है। दोबारा कभी सर्जरी मत कराइए, ब्रेन की सर्जरी हमेशा 99% वो फेल होती है, 1% वो फेल नहीं होती है, तो उसको नहीं कराना ही ठीक है। लेकिन आप डीआईपी डाइट पे रहेंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं दैट द ट्यूमर विल बी इन चेक और इस तरह की दिक्कतें कभी आएंगी नहीं। देवेंद्र कुमारी, आपका सवाल है, which type of DIP test should be taken by the boy of 17 years and 6 months to increase his body weight, his high height? देखिए, ये समझना होगा, DIP डाइट किसी बॉडी वेट को ना तो घटाने के लिए, ना बढ़ाने के लिए, ना हाइट को घटाने या बढ़ाने के लिए। DIP डाइट है अपने बॉडी के होम्योस्टेसिस को वापस लाने के लिए, अपने बॉडी को सारा न्यूट्रिशन देने के लिए। तो और अगर कोई मोटा है तो अपने आप ही वेट घटता है, कोई पतला है तो अपना ही वेट बढ़ता है, बेस्ड ऑन कि उसकी बॉडी को कितना वेट सूट करता है और कितना वेट अप्रोप्रिएट होता है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरा बॉडी वेट तो 72 kg होना चाहिए या 65 भी होना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपका बॉडी का बेस्ट कौन सा वेट ऐसा है जिसमें आपका बॉडी का बेस्ट फंक्शनिंग हो सकता है। लेट द बॉडी डू। आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैं डीआईपी ठीक से लूं। फिर भी अगर आपका कोई टारगेट वेट है, ये मुझे 80 kg अचीव करना है या 60 kg अचीव करना है, तो जो टारगेट वेट है आपका, जितना आप अचीव करना चाहते हैं, जब डीआईपी डाइट का फॉर्मूला आप बनाएंगे तो उस फॉर्मूले में अपना प्रेजेंट वेट ना डाल के टारगेट वेट डालेंगे, ये कर सकते हैं बस।
आपके आगे सवाल है कि नेचुरोपैथ डॉक्टर से सुना था कि फल सलाद रात को डिनर में नहीं खाना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो डिनर में प्लेट 1 की सब्जियां खाने को कहा जा रहा है। देखिए, रात को कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्केडियन क्लॉक के जब मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको ये बताया था सनसेट तक डिनर फिनिश करना है, या फिर उसके चलो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, 1 घंटा और बाद सही 7 बजे या 8 बजे तक तो सब कुछ खा के निपट ही लेना है। जितना आप सनसेट के आसपास डिनर करेंगे उतना अच्छा है, जितना आप लेट नाइट डिनर करेंगे उतना खराब है। लेट नाइट कच्ची सब्जी और फल तो छोड़िए, लेट नाइट कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आपका सवाल है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए 45 मिनट्स का सनलाइट में बैठने के लिए कहा। मैं जानना चाहता हूं कि जून में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होती है, अब जून में सनलाइट में कैसे लिया जाए। देखिए, ये समझना होगा जिनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनमें थोड़े से सनलाइट में बैठने से भी आपका बॉडी बहुत सारा सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसीलिए थोड़ा बहुत देर बैठेंगे भी तो काम चल जाएगा, ज्यादा देर बैठेंगे तो अच्छा है। तो जो मैंने आंकड़ा दिया 45 मिनट्स का या 40 मिनट्स का, ये आंकड़े जो है वो अप्रोक्सीमेट है, लेकिन बस दिमाग में इतना रखिए कि रोज हमें थोड़ी बहुत देर सनलाइट में बैठना है। अमोल पंधरकर, आपका सवाल है while having DIP diet after eating salad if I feel my stomach is full and not able to eat food then after I feel hungry what should I have। देखिए, DIP डाइट को फॉलो कीजिए। आपने प्लेट 1 खा लिया, पेट भर गया ना, और उसके बाद खाने का मन नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर जब भूख लगे तो प्लेट 2 खा लीजिए। ब्रेकफास्ट में आपने 600 ग्राम फल खा लिया, पेट भर गया, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर दोबारा भूख लगता है तो दोबारा से थोड़े से और फल खा लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं। आपका लक्ष्मण लोहार, आपका सवाल है क्या नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट में प्लेट 2 में स्टैंडर्ड DIP डाइट जैसा ही खाना लेना चाहिए? हाँ, ले सकते हैं, कुक फूड। आचार्य रोहित ओम, आपका सवाल है एविडेंस ऑफ गांधी जी ब्लड प्रेशर। जी, मैंने जिक्र किया था गांधी जी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था, मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से 200/100, और आप पूछ रहे हैं उसका सबूत क्या है। सबूत उसके मैंने Q&A रिसोर्सेस में डाल दिया है, वहां आप सबूत देख सकते हैं, अखबार की कटिंग डाल दी, वो देख सकते हैं। आगे चलते हैं, साइंटिफिक बेसिस ऑफ DIP डाइट फॉर्मुलेशन एंड मिक्सिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल एविडेंस फॉर बॉडी वेट मल्टीप्लिकेशन बाय 10। देखिए, उसके लिए इस किताब में जहां से मैंने रेफरेंस लिए हैं उसका कलेक्शन इस किताब में मैंने डाला है, वो सारे एविडेंसेस पढ़ेंगे तब आप यहाँ पे इस पे कंक्लूड कर पाएंगे। कनिका चुक, Raw is absolutely easy to consume max till October. How to manage it in the peak winter and snowfall? देखिए, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, उसको मान लो आपने वेजिटेबल लेना है, कच्ची सब्जी लेनी है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, तो एक भगोने में बहुत गर्म पानी रखिए और उसमें वो वेजिटेबल डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए, तो वो वार्म हो जाएगा, उसको खा लीजिए। सिमिलरली मान लो आपको नारियल पानी पीना है, तो एक ग्लास में नारियल पानी है और एक भगोने में बहुत गर्म पानी, वो ग्लास समेत गर्म पानी में छोड़ दीजिए, तो ग्लास गर्म होगा, फिर उसके अंदर का नारियल पानी थोड़ा वार्म हो जाएगा, फिर पी लीजिए। इस तरह से अपने हर फूड को, कच्चे फूड को, इवन वेजिटेबल्स को और जूसेस को, कोकोनट वाटर को थोड़ा वार्म कर सकते हैं। मनोज कुमार तिवारी, आपका सवाल है हाउ लॉन्ग डिफरेंस शुड बी बिटवीन फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट इन लंच इन स्टेप 2। देखिए, इन प्लेट 2 इसमें पहले प्लेट 1 लिया, इमीडिएटली बाद प्लेट 2 लिया। हाउएवर इट इज फ्लेक्सिबल, प्लेट 1 लिया, पेट भर गया, तो थोड़ी देर बाद प्लेट 2 ले लिया, इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल। आपका सवाल है इज हैविंग फ्रूट ऑन एम्प्टी स्टमक अनहेल्दी फॉर लिवर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सुबह द बेस्ट फूड इज द फ्रूट्स। याद रखिए, आप सुबह आपका पेनक्रियास सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है और उसको सबसे ज्यादा काम देना है, तो फ्रूट्स इज द बेस्ट ऑप्शन। विक्रांत कुमार, डायबिटीज की मेडिसिन के साथ DIP डाइट ले या मेडिसिन नहीं ले। देखिए, डायबिटीज नॉर्मली हमारे जो कैंप में पेशेंट आते हैं उनके हम जब डाइट देते हैं तो पहले दिन से ही जो ओरल मेडिकेशन हम बंद करा देते हैं, लेकिन उनका ब्लड शुगर दिन में 3 बार चेक भी करते हैं। हमें पता है कि अधिकतर ब्लड शुगर की दवाई की जगह डाइट जब देंगे तो ब्लड शुगर ऊपर नहीं जाएगा, कंट्रोल में रहेगा। और किसी केस में अगर देखते हैं कंट्रोल में नहीं हो पा रहा, तो जितनी दवाई लेता था वो उसको आधा करके या कम करके अंदाजे से हम उसको देते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को हम पहले बोलते हैं रूल ऑफ थंब एटलीस्ट 50% इंसुलिन टेपर डाउन कर देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि 50% से ही ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि वो डाइट ले रहा है। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन से काम करते हैं। ये तो हम करते हैं अपने क्लिनिकल सेटअप में, अपने हॉस्पिटल्स में, लेकिन आप जब करेंगे तो पेशेंट के ऊपर है कि पेशेंट दवाई पहले छोड़ना चाहता है कि नहीं। आप तो सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन देंगे, दवाई छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, ये डिसीजन उसका है। इसीलिए आप में से वो लोग जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर BRC क्लिनिक @home से जुड़ सकते हैं। अभी पूरे देश भर में 550 क्लिनिक हैं, 11 कंट्रीज में डॉक्टर BRC क्लिनिक @home है, और ये सारे जो हमारे डाइटिशियंस हैं उनकी यही क्वालिफिकेशन है कि वो आपकी तरफ CIM पास आउट्स हैं, आपके सुपीरियर हैं स्टूडेंट्स, आपके सीनियर बल्कि। और ये जो ड्रग टेपरिंग वाली बात है, जब उनके पास कोई पेशेंट आता है तो वो ड्रग टेपरिंग वाला जो एरिया है वो हमारी जो डॉक्टर्स की टीम है, एलोपैथिक डॉक्टर्स की टीम, वो ड्रग टेपर करके उनको लिखित में दे देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी बता देते हैं। तो ये टीम वर्क है। याद रखिए, किसी भी हॉस्पिटल में भी अकेला कोई काम नहीं करता, डॉक्टर के साथ नर्स भी होता है, लैब टेक्नीशियन भी होता है, डायग्नोस्टिक वाला पैथोलॉजिस्ट भी होता है, पूरी एक टीम होती है, तब जाकर उस पेशेंट को इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं, जो भी वो डिलीवर करना चाहते हैं। सिमिलरली ये टीम के रूप में काम करना है, राइट। आप डाइटिशियन बोल सकते हैं अपने आप को, डाइट एक्सपर्ट है, और कोई ड्रग्स कैसे टेपर डाउन करना है वो एक्सपर्ट है, तो इस तरह से टीम वर्क से काम होगा। तो इसका तो एक सोल्यूशन ये है कि आप डॉक्टर BRC क्लिनिक @home के साथ जुड़ जाइए। कैसे जुड़ना है उसके सारे डिटेल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर डॉक्टर BRC क्लिनिक @home। आप में से जो लोग डॉक्टर BRC क्लिनिक @home ओपन करना चाहते हैं, तो Q&A रिसोर्स में जाके एक लिंक आपको मिलेगा, क्लिनिक ओरिएंटेशन, उस लिंक में जाएंगे तो सारे डिटेल दिया है, पूरा वीडियो ट्रेनिंग दी हुई है, वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। मधुबाला,
मोस्ट पीपल हैव टेकन कोरोना वैक्सीनेशन, हाउ कैन वी मैनेज दिस साइड इफेक्ट फ्रॉम द बॉडी? देखिए कोरोना के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो तो आपको पता चल गए हैं। आपको ये भी पता चल गया कि इस वैक्सीन की वजह से कितनी मौतें हो रही हैं, अचानक डेथ हो रही है, कैंसर का रेट बढ़ गया, इनफर्टिलिटी रेट बढ़ गया, पीसीओडी बढ़ गया, सारी बीमारियों में इंपैक्ट पड़ा है। और इसमें पहली बात तो है कि डीआईपी डाइट पर रहिए, और दूसरी बात ये अपने वेट अनुसार नीम के पत्ते चबाइए। यानी कि किसी का वेट हर 10 केजी पे एक नीम का पत्ता, किसी का वेट अगर 50 केजी का है तो 5 नीम के पत्ते तोड़े और सुबह सुबह खाली पेट चबा लिया। ऐसा 3 महीने तक करना है, राइट? तो इसके पीछे का साइंस अगर आपको समझना है तो उसके लिए ये किताब है ग्रीन गोल्ड द नीम थेरेपी, इसमें पूरा साइंस दिया हुआ है, एविडेंसेस दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। मानसी सैंड, like some infections that can be cured easily if the body is starved or given very less sugar. In such cases where the people have normally high sugar level, will the infection not survive rather than thrive and take longer to get cured? Of course yes. इसलिए डायबिटीज पेशेंट जिनकी डायबिटीज ज्यादा होती है उनके बॉडी में इन्फेक्शन देर तक जाता है, देर तक रहता है, यूटीआई हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, इन्फेक्शन फैलता रहता है, उनकी टांगे काटनी पड़ती है, किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, डायलिसिस पे आना पड़ता है। तो ये बात सच है। इसलिए डायबिटीज पेशेंट न केवल उनको लॉन्ग टर्म लगता है ठीक होने में, कई बार वो ठीक ही नहीं हो पाते, अल्टीमेटली पैर काटना पड़ता है, अल्टीमेटली डायलिसिस भी डालना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। इसीलिए बट वही पेशेंट अगर डीआईपी डाइट पर रहेंगे, पहले तो उनका ब्लड शुगर ठीक होगा और उसके बाद जो ब्लड शुगर के हाई होने से डैमेज हुआ है वो ठीक होगा। सुमन मंडल, लो शुगर एंड लो बीपी को कैसे मेंटेन करें? आई एम टेकिंग डीआईपी डाइट फ्रॉम लॉकडाउन पीरियड टिल नाउ, समटाइम आई रिमेन ऑन 0 वोल्ट एंड टेक माय डिनर बिफोर 7 PM रेगुलरली। देखिए सुमन, आप एक काम कर सकते हैं, जो क्वांटिटी ऑफ फूड है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ाइए, यू टेक इट लिटिल मोर, 20% बढ़ा दीजिए और फिर देखिए क्या ये आपको ज्यादा सूट करता है। कई बार जितना क्वांटिटी खाना होता है, जो फॉर्मूला मैंने बताया वो अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है जो आपने सीखा, लेकिन हर एक की जो नीड ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड वो अलग अलग हो सकता है। किसी का मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा हो सकता है, किसी का वर्किंग आवर ज्यादा हो सकता है, किसी का फिजिकल लेवल ज्यादा हो सकता है, अकॉर्डिंगली उसकी क्वांटिटी ऑफ फूड भी ज्यादा लेनी पड़ेगी। अगर वो कम लेंगे तो उनकी बॉडी में थोड़ी बहुत कमजोरी आ सकती है या लो बीपी लो शुगर की दिक्कत आ सकती है। बहुत लो शुगर तो होता नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी। Deepak Prasad, I encountered all of a sudden vertigo. I went to meet a doctor. They advised me to take 2 type of medicine, that is anti-dizziness medicine and vitamin B12. Should I take them or not? बिल्कुल मत लीजिए। उनका आपके डिजीनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, आपके वर्टिगो से कोई कनेक्शन नहीं है, उनका कनेक्शन है आपके पानी से। खूब सारा पानी पीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप कम पानी पी रहे हैं। आप अगर पानी पिएंगे ठीक से तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। नचिकेत परमार, बारिश के मौसम में बादल छाए होते हैं तो सनलाइट मिलता नहीं है, तो थोड़े दिन के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए जब सनलाइट मिलता है तब तो सनलाइट लीजिए, जब तो सनलाइट मिल नहीं रहा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते। शाश्वती भुक्ता, I used to drink green juice in empty stomach early in the morning with green leaves and amla with a vegetable. Is it correct? Correct? Yes. याद रखिए जूसेस का बेस्ट टाइम है खाली पेट सुबह, तब आपका जूसेस सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और सबसे अच्छा काम करता है। इंदु बाला, प्लांट बेस्ड मिल्क कौन सा है? देखिए प्लांट बेस्ड मिल्क कौन सा कैसे बनाना है उसका जो रेसिपीज हैं वो मैंने Q&A रेफरेंस में डाल दिया, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। टी का रिप्लेस हुंजा टी कैसे बनता है? हुंजा टी का जो रेसिपी है वो भी मैंने क्वेश्चन आंसर रिसोर्सेज में डाल दिया, वहां चेक कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है ऑटिज्म एंड सेरेब्रल पाल्सी में डीआईपी डाइट का प्रोटोकॉल क्या होगा? देखिए ऑटिज्म में प्रोटोकॉल लगभग सेम होगा, वो कुछ ये एडिशन जरूर है। और अगर आपके आसपास अगर आपके जानने वाले में कोई ऑटिज्म का बच्चा है तो उन्हें बोलिए bishrup.com/autism में जाके एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भर दे, और भरने के बाद हमारा जो अगला बैच शुरू हो रहा है ऑटिज्म के लिए, जिसमें हम एक बैच में 100 से लेकर 300 पेरेंट्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, फिर उन पेरेंट्स को हम ट्रेन करते हैं। ये एंटायरली फ्री होता है, राइट? इस वक्त 600 बच्चों की पेरेंट्स की जुड़े हुए हैं 2 ग्रुप में। अब तीसरा ग्रुप 5 सितंबर यानी टीचर्स डे से शुरू हो रहा है। bishrup.com/autism, यहाँ जाके उनको सिर्फ एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भरना होगा और फिर उनको हम हर दिन ट्रेनिंग देते हैं और वो अकॉर्डिंगली बच्चे पे वो सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डाइट एक्सेट्रा वो अप्लाई करते हैं और हमने देखा बहुत अच्छा रिजल्ट। बच्चे के जो सिम्टम्स हैं वो कम होने लगते हैं, कुछ केसेस में सिम्टम पूरी तरह चले जाते हैं, वो नॉर्मल स्कूल में भर्ती हो जाते हैं और यही नहीं वो अच्छा मार्क्स भी लाते हैं और बिल्कुल इतना नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कभी कोई ऑटिज्म या एडीएचडी था ही नहीं। गोपी शर्मा, मिक्सिंग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट टुगेदर डज नॉट क्रिएट डाइजेस्टिव इशू? नहीं, डाइजेस्टिव इशू होगा नहीं, और अगर हो जाता है तो याद रखिए भगवान ने कई तरह के वैरायटी ऑफ फ्रूट्स दिए हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है एक आध काइंड ऑफ फ्रूट आपको सूट ना करे, एक पर्टिकुलर इंसान को सूट ना करे, इसीलिए कभी ऐसा होता है तो आप फ्रूट्स को अदला बदली करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखिए कौन से तरह का सूट नहीं करता है तो उसको हटा दीजिए। विश्वजीत धर, whether one have to follow DIP diet for lifetime or for certain period, जितने दिन तक आपको ठीक रहना है उतने दिन फॉलो करना है। याद रखिए आज की तारीख में 40 साल या उससे ऊपर कोई भी इंसान ऐसा दिखाइए जो पूरी तरह हेल्दी हो। हेल्दी वही होगा जो इस तरह की डाइट फॉलो कर रहा होगा, अदरवाइज हेल्दी रहना इज नॉट पॉसिबल। इस तरह का जब फॉलो करते हैं डाइट, एटलीस्ट 50% डाइट, 60% डाइट का पार्ट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल होता है, और इतनी क्वांटिटी मिनिमम लेना मस्ट है अगर आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करते रहना है। गुरमीत कौर गिल, प्लीज सर्च डीआईपी डाइट फॉर द पीपल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट के लोगों को मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि नाइट शिफ्ट डेंजरस फॉर हेल्थ, जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाइए। नंबर 2, नाइट शिफ्ट में जो भी आप खाते हैं एटलीस्ट 50% ऑफ देम और 60% ऑफ देम लेट इट बी रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इतना तो करने की कोशिश कीजिए। मधुमिता चक्रवर्ती, ये क्या पॉसिबल है नॉर्मल पीपल के लिए ऐसे लिक्विड डाइट पे रहना जो दो लिक्विड अपना आपने बोला दोनों से ही बहु मात्रा में एसिड हो सकता है? देखिए लिक्विड अपने आप में एसिड नहीं करेगा, लेकिन उस वक्त पेट में कोई ऐसा कुक फूड होगा जो एसिडिक होगा तो दोनों के मिलने से एसिड बन सकता है। सौरभ, डीआईपी डाइट के साथ क्या कोई आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं? आपका मन है लेने चाहते तो ले लीजिए, लेकिन डीआईपी डाइट अपने आप में संपूर्ण है।
Abdul Gufar. In all your lecture on DAP diet, I did not see any suggestion for exercise or gym work. What is your take on doing exercise with DAP diet? Will it help? ध्यान से देखिए, हमने जिक्र किया है जब एक पर्टिकुलर जगह पे हमने बात की है हमिंग की। हमिंग मतलब मुंह बंद करके आप कुछ भी बात कर रहे हैं, जैसे कोई ओम करते हैं, तो ये क्या है? ये प्राणायाम का एक फॉर्म है, तो इसे भी आप एक्सरसाइज बोल सकते हैं। या हॉट वाटर इमर्शन में जब बैठते हैं तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर कार्डियक आउटपुट है वो 20% बढ़ जाता है, इक्विवेलेंट टू जॉगिंग। तो ये भी एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज ही हुआ, राइट। तो हमने कहीं कहीं जिक्र किया है, राइट। तो लेकिन डेफिनेटली अगर एक्सरसाइज को साथ में जोड़ लेंगे तो इफेक्ट और बढ़ेगा। हमने अब ये जो कोर्स बनाया है, हमें उसमें उन चीज़ों को रखा है जो इमीडिएटली रिजल्ट दे और जो भयंकर बीमारी को रिवर्स करने में आपकी मदद करे, और ये समझते हुए कि बीमार इंसान जो एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता वो भी कर पाए, राइट। क्योंकि जो एक्सरसाइज कर सकता है, जिम में जा सकता है, तो वो ऑलमोस्ट हेल्दी है, लेकिन जो बेड रिटर्न है, जो बहुत बीमार है, जो बहुत पेन में है, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। ये सोच के इसका हमने डिजाइन किया है जो CIM का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। रेशम लाल डोंगल दैंगोल, आई ऑलरेडी DIP डाइट में हूँ। सुबह 8 बजे फ्रूट, 10 बजे सलाद करी, और ओके आपने पूरा अपना रेसिपी लिखा है। मेरा फास्टिंग शुगर 165 एंड PP 250 से कम नहीं हो रहा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर 250 या उससे नीचे नीचे ब्लड शुगर है तो वो नॉर्मल मान सकते हैं। तो फास्टिंग तो आपका 165 है तो नॉर्मल ही है, और PP आपका 250 है, ये तो कोई अब नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी और नीचे करना है तो आप दिन में 3 बार सुबह 1 चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर 1 कप गर्म पानी में घोल के पी लीजिए। लंच से पहले भी ऐसा कीजिए और डिनर से पहले भी ऐसा कीजिए, और डिनर 6 बजे तक फिनिश कर लीजिए। तो 50-60 यूनिट आपका और कम हो जाएगा, तो आप सेटिस्फैक्ट्री रेंज में आ जाएंगे जिसमें आपको खुशी मिले। और ये कुछ दिन तक करके छोड़ दीजिए, 3 हफ्ते तक, तो उसके बाद भी होपफुली आपका ब्लड शुगर नॉर्मल ही रहेगा। तो नीम के जहाँ पे जाके गाड़ी अटकती है वहाँ नीम थेरेपी स्टार्ट होता है। तो आप चाहे तो नीम थेरेपी का ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ये किताब भी पढ़ के ले सकते हैं, या फिर हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है नीम थेरेपी पे, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है, अगला बैच शुरू होने वाला है, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे गाड़ी अटक गई तो वहाँ आगे धक्का लगाने के लिए नीम एक बहुत ब्यूटीफुल रोल प्ले कर सकता है। सुधीर चंद्र मंडल, लिटिल ब्लीडिंग फ्रॉम द टीथ, व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी नीडेड, यहाँ भी नीम का प्रयोग कर सकते हैं। आप ये डिसाइड कीजिए कि आप कोई भी टूथपेस्ट यूज नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप नीम के पत्ते का पाउडर और नीम के छाल का पाउडर इक्वल क्वांटिटी में मिला लीजिए और बन गया आपका टूथ पाउडर। उसी से सुबह भी ब्रश करना है और उसी से रात को सोने पर भी ब्रश करना है, और अगले 7 दिन तक आपको रॉ लिक्विड DIP डाइट पे रहना है, राइट। तो बस इतना सॉफ्ट DIP डाइट, तो जब इतना करेंगे तो आपकी ब्लीडिंग जब खत्म हो जाएगी, फिर आपका स्टैंडर्ड DIP डाइट में आ जाएंगे। और जो मैंने नीम का टूथ पाउडर वाली बात की, ये तो जिंदगी भर लेते रहिए, ताकि जो ओरल हेल्थ प्रॉब्लम कभी हो ही ना। तो ये मोटा मोटी जो आपके सवाल हैं वो मुख्य सवाल मैंने ले लिए हैं। अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या होगा उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आगे के रास्ते में पहले तो आपको एक टेस्ट देना होगा, जैसा चीज मॉड्यूल के साथ है, और वो सारे आपके टेस्ट पेपर्स को इवेल्युएट किया जाएगा, और जो लोग पास होंगे आपको इन्फॉर्म करेंगे, और आपके मार्कशीट श्रीधर यूनिवर्सिटी से आएगा, और फिर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगा? हम कॉन्वोकेशन करते हैं। पिछला कॉन्वोकेशन लास्ट बैच के लिए 23 जुलाई को हुआ था, अभी 2025, और उसमें कॉन्वोकेशन श्री ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में किया था, जहाँ पर वाइस चांसलर श्रीधर यूनिवर्सिटी आए थे, और पूरे देश भर से हमारे स्टूडेंट थे, देश के बाहर से भी डेलीगेट्स आए थे, और वहाँ पे कॉन्वोकेशन के माध्यम से सर्टिफिकेट दिया गया था। तो कभी कभी साल में 1 बार 2 बार कॉन्वोकेशन करते हैं, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब अगला कॉन्वोकेशन कब होगा अभी डेट डिसाइड नहीं हो, होपफुली नवंबर दिसंबर में करने की कोशिश करेंगे, दिल्ली में करेंगे। तो आप चाहे तो कॉन्वोकेशन में पार्टिसिपेट करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, या फिर कोरियर से भी मंगा सकते हैं। सो ये हुई पहली बात। अब इसके बाद आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये है कि आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम। इसके लिए कोई क्लिनिकल सेटअप की जरूरत नहीं है, इवन आपका घर में ड्राइंग रूम है वो भी डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम का काम कर सकता है। इसके लिए जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो Q&A रिसोर्सेज में जाके जो के पोर्टल में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसमें सारे सवालों के जवाब को मिल जाएंगे। और इस वक्त जैसे मैंने बताया, हमारे देश में 550 डॉक्टर BRC क्लिनिक है, और हमारे जो क्लिनिक के डाइटिशियंस हैं उनकी उपलब्धियां कितनी है ये जानने के लिए ये किताब है, हॉस्पिटल ट्रैक। इस किताब में पीछे वाले सेक्शन में हमने जो अलग अलग हमारे क्लिनिशियंस हैं उनके हमने ये फोटो डाले हैं, वो कौन से शहर के हैं वो डाला है, कहाँ एड्रेस है वो डाला है। तो ये 450 हैं, जब ये किताब छपी थी तो 450 थे, और उनके द्वारा ठीक किए गए पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल भी हमने इसमें डाले हैं। और आप देख के हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको मौत के मुंह से उन्होंने बाहर निकाल के लाए, और वो ऐसे पेशेंट थे जिनको एम्स ने, अपोलो ने, फोर्टिस ने, मैक्स ने, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए कि आप आपका कुछ नहीं हो सकता, बस सेवा कीजिए, घर वालों को बता दिया। और तब जब वो आपकी तरह पास आउट आपके सीनियर्स जिन्होंने डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम खोला उनके पास गए, तो कुछ ही दिनों में उनको पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। और उन्हीं की कहानियां इस किताब में है। ये किताब का लिंक भी आप ले सकते हैं bishop.com/ebook में जाके, और फ्री डाउनलोड हो सकता है। तो पढ़ सकते हैं कि आपके सीनियर्स, हमारे स्टूडेंट्स कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी में, कि बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठ के ही कर रहे हैं। तो वो सक्सेस के स्टडीज, इसमें ऐसे 200 पेशेंट्स के सक्सेस स्टोरीज हैं, ऐसे 400-450 क्लिनिशियंस के डिटेल्स हैं फोटो के साथ। तो आप भी क्लिनिशियन बन सकते हैं। डिसाइड आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ में कोई इंजीनियर इनमें, कोई डॉक्टर है ऑलरेडी MBBS MD है, या कोई CA है, कोई लॉयर है, तो अलग अलग फील्ड में होते हुए भी दे ओपन डॉक्टर BRC क्लिनिक @होम। और काफी लोगों ने तो अपने घर के ड्राइंग रूम के एक कोने को क्लिनिक बना लिया, और
दे आर नॉट ओनली अर्निंग गुड, दे आर डूइंग गुड टू द सोसाइटी। तो उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि CIM के बाद जो इससे एडवांस कोर्स है वो CNTP, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, जहाँ पे इस कोर्स की लिमिटेशन है वही गाड़ी आगे बढ़ेगी नीम थेरेपी। तो उसके लिए जो नीम थेरेपी का ऑनलाइन कोर्स है bishop.com में जाके वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप करते हैं तो आपके लिए पेशेंट, हर तरह के पेशेंट को हैंडल करना आसान हो जाएगा। और आपके द्वारा जो लोग क्लिनिक खोलेंगे उनकी बात कर रहा हूँ, अगर 100 पेशेंट आप ठीक कर लेते हैं, 100 पेशेंट ट्रीट कर लेते हैं, तो उन 100 पेशेंट के नाम फोन नंबर हमें देंगे, सबमिट करेंगे तो वियतनाम में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेस के द्वारा आपको सर्टिफिकेट देंगे DT का, डाइटिशियन का, यानी कि आपके नाम के आगे आप DT लिख पाएंगे, जैसे डॉक्टर लिखते हैं DR, राइट, वैसे DT, डाइटिशियन .DT डॉट फिर अपना नाम लिख सकते हैं, राइट। तो लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? 100। लेकिन अगर आप 10 पेशेंट भी ट्रीट करते हैं तो 10 में आपको टेम्पररी दे देंगे 1 साल के सर्टिफिकेट। उस 1 साल में उम्मीद करेंगे कि आप 100 पेशेंट के ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर देंगे, तो आपका जो DT टाइटल है वो रिटेन होगा। सो दैट वे आप ऑफिशियल डाइटिशियन बन सकते हैं। उसके लिए कोई फीस नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये है कि आप डॉक्टर BRC क्लिनिक से जुड़ें। डॉक्टर BRC क्लिनिक से जुड़ने के लिए भी कोई फीस नहीं है, राइट। तो और मुख्य ये है कि ये उन्हीं के लिए है जो प्रोफेशनली इस फील्ड में जाना चाहते हैं। आप में से बहुत पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो पर्सनली अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग लिया, उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तो क्लिनिक बनाने की जरूरत है, ना DT की जरूरत है। लेकिन आप में से काफी पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनका इरादा है कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने के लिए स्टेप 1, बी ए पार्ट ऑफ डॉक्टर BRC क्लिनिक @home। स्टेप 2, ट्राई टू ट्रीट एटलीस्ट 10 पीपल। वो 10 लोग आपके फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं। किसी का मोटापा है तो वो घटाया, किसी का कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, किसी का डायबिटीज ठीक कर दिया, तो और वो लिस्ट दीजिए कौन से 10 पेशेंट ठीक किए, एंड दैट विल सबमिट टू रिचेस RICHS, राइट, वियतनाम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ साइंसेस। और फिर वहां से सर्टिफिकेट आएगा तो ऑफिशियल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। उसके लिए भी कॉन्वोकेशन होगा। और जैसे कि 23 जुलाई को हुआ था, आप उसके विजुअल भी देख रहे हैं स्क्रीन पे कि 23 जुलाई को कॉन्वोकेशन डाइटिशियन का भी हुआ था। वियतनाम से ऑफिशियल आए थे, डेलीगेट्स आए थे, जो आपकी तरह आपके सीनियर्स को रिकॉग्नाइज किया। और साथ ही में CIM का भी कॉन्वोकेशन हुआ था, और वहां पे प्रो वाइस चांसलर ऑफ शिलचर यूनिवर्सिटी के हाथों से उन्हें कॉन्वोकेशन मिला। तो इस तरह से आपको भी ऑनर किया जाएगा। और इसके आगे का रास्ता फिलहाल टाइम टू टाइम इस कोर्स के बाद भी CME कॉन्टिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन के तहत कुछ ना कुछ फ्री ट्रेनिंग आपको मिलती रहेगी। कोई अपडेशन होता है, कोई अपग्रेडेशन होता है, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और फिलहाल मैं ये चाहता हूं कि 23 जुलाई को जो हमारा कार्यक्रम था, 4 घंटे की ट्रेनिंग थी श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम में, जहां कॉन्वोकेशन भी हुआ था, वो ट्रेनिंग अगर आपने नहीं देखा तो वो 4 घंटे की ट्रेनिंग का लिंक Q&A रिसोर्सेज में दिया है, वहां जाके वो 4 घंटे की पूरी ट्रेनिंग आप एक बार देखें तो आपको पता चलेगा कि जो आपने 12 लेक्चर में सीखा, जो आपने 3 महीने में सीखा, ये कितना बहुमूल्य नॉलेज है। क्योंकि इन्हीं नॉलेज को यूज करके आप ही की तरह के स्टूडेंट्स ने, हमारे डाइटिशियंस ने कई तरह की बीमारियों को, जैसे चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, हर तरह की बीमारियों को ठीक किया। ना केवल ठीक किया, वो पेशेंट्स आए और उन्होंने स्टेज पे आके अपना टेस्टिमोनियल दिया। मतलब ऐसी गंभीर से गंभीर बीमारियां जो जिससे वो पीड़ित थे कई के दशक से, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से, और हर जगह दिखाने के बाद कोई रिलीफ नहीं मिला, उनको ठीक किया इसी नॉलेज से, जो नॉलेज अभी आपने लिया। तो वो 4 घंटे का ट्रेनिंग वीडियो का लिंक भी मैं Q&A रिसोर्स में डाल रहा हूँ, उसको भी आप देखिए, ये आगे का रास्ता है। और ये किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि ये किताब में भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स जो डॉक्टर BRC क्लिनिक @home के पार्ट बने, तो उन्होंने यही वाला नॉलेज यूज करके किस प्रकार लोगों को हॉस्पिटल के ट्रैप से बाहर निकाला। तो खैर, अभी तो ये पूरी ट्रेनिंग जिसके लास्ट फेज में आप ऑलरेडी आ चुके हैं, ये पूरी ट्रेनिंग में हम सिर्फ वर्चुअली मिल पाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला कॉन्वोकेशन जब होगा तब इन पर्सन भी मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। तो हमारे साथ यहाँ पर एक और जो हिम्स मेरठ में पेशेंट है 3 डेज कैंप के लिए, वो मौजूद है। मैम, योर गुड नेम? आशा शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। क्या दिक्कत बताइए आपको? मुझे